ऑपरेशन से पहले भगवान को याद करते हैं? देखिए, ऑपरेशन से पहले ना खाली याद करते हैं, मरीजों को भी याद करने की थोड़ा एडवाइस देते हैं। देखिए, ऑपरेशन होता है तो कहते हैं हमारे प्रोफेशन में, जैसे आप लोग को कहते हैं ना, कर्म करो फल उस पे छोड़ो जी। तो हमारे लिए आई ट्रीट ही क्योर्स, है ना। ब्यूटीफुल। ऑपरेशन बहुत बढ़िया हो गया 4 लोगों में, किसी में बहुत अच्छे परिणाम आए, किसी में आए नहीं परिणाम। ऑपरेशन अच्छा हो गया तो बहुत सारी चीज़ें वो ही कंट्रोल करता है। जी। क्या लिखा हुआ है आपके लिए उसी पे आप कर्म कर रहे हैं अपना, बस हम अपना कर्म कर रहे हैं, फल उस पे छोड़ रहे हैं। वो फल पता नहीं पिछले जन्म के कर्मों पे है या किस पे है, हम तो उसमें विश्वास करते हैं जी। पर इलाज ठीक हो जाए पर उसके रिजल्ट अच्छे आए, ये सब उस पे। तो हम पहले से लोगों को भी बताते हैं इसके बारे कि उस पे विश्वास रखो। बिल्कुल ठीक। सर, इतनी पेन देखते हैं आप, बहुत आंसू देखते हैं आप, क्योंकि अब आपका काम है, आंसू पहुंचते भी हैं आप पेशेंट्स के। अपने आप को कैसे क्योर करते हैं? आप भी इंसान हैं, इतनी पेन देखते हैं लोगों की, और फिर आप कैसे बैलेंस करते हैं अपनी लाइफ में खुद को भी? देखिए, 2 चीज़ें। एक तो जब पेन देखते हैं और अगर उस समय आपको पेन नहीं है तो एहसास होता है कि आप फॉर्चुनेट हैं। हाउ लकी यू आर। हाउ लकी यू आर, यस। है ना। तो जब हमारे पास ओपीडी में मरीज आते हैं ना, मेरे को बहुत परेशानी है ना तो बोलते वार्ड में जाके आप 5 मरीजों को मिल लो, आपको लगेगा मेरे को तो कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा है ना। एक तो वो। हाँ। दूसरा, देखिए जैसे आपने कहा कि अगर पैशन हो, अगर आप किसी एक इंसान को एक्सेप्ट करके नॉर्मल लाइफस्टाइल में आने में मदद करते हो, उसको उस प्रॉब्लम से निकलने में मदद कर पाते हो जी, तो उससे भी जो सेटिस्फैक्शन मिलती है तो वो भी एक तरह से आपको इस एक्सेप्ट करने में मदद करती है। सर, अभी ना आपने सर्जरी की बात की थी, तो हम जब छोटे थे ना, हम ये सुनते थे अपने मम्मी डैडी से कि भाई रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन नहीं कराना, तौबा तौबा, एक बार आपने ऑपरेशन करा लिया बस गए आप, बिस्तर आपको मिल गया। लेकिन आपकी बातों से ऐसे लग रहा है कि कराना चाहिए, तो ये ना हमारी बात एनग्रेव हो चुकी है दिलों में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया है जी। और इसके बारे भी कम्युनिटी में अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। जी, 2 चीज़ें बताइए। एक तो रीढ़ की हड्डी की ज़्यादातर 97% प्रॉब्लम्स बिना सर्जरी के ठीक हो सकती हैं, ठीक है। खाली 2 से 3% में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। वो तो आप कह रहे हैं ना सर, लेकिन आज के ज़माने में जहाँ पर पैसे की बात आती है सर, हमेशा ऑपरेशन के लिए बोल दिया जाता है, तो थोड़ा डर लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब हर तरह के लोग होते हैं तो उस तरह हर तरह के डॉक्टर भी होते हैं, बट ज़्यादातर डॉक्टर पेशेंट की भलाई के लिए ही बोलते हैं जो भी बोलते हैं। दूसरी चीज़ समझना ये इम्पोर्टेंट है कि जब ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो ना करने के कहीं 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 ज़्यादा दुष्परिणाम हो सकते हैं ना कि करने के। अच्छा। क्योंकि अगर रेड फ्लैग है, अगर जैसे बाउल ब्लैडर कंट्रोल पे असर हो रहा है और आपने टाइम पे नहीं किया तो वो ज़िंदगी भर के लिए बिना बाउल और ब्लैडर के कंट्रोल के रहना, ठीक है। तो जब आप दोराहे पे खड़े होते हैं, ठीक है, तो एक तरफ आपने बिल्ली देख ली और आंख बंद करके दूसरी तरफ चल पड़े, वहां शेर बैठा हो सकता है नहीं, तो आपको दोनों तरफ के फायदे नुकसान देख के, बेनिफिट एनालिसिस देख के फिर आपको आगे जाना उसमें, है ना। तो हाँ, सर्जरी में कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। जनरली आज स्पाइन सर्जरी सेफ है,
मतलब इतने टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, इतने सारे सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स हैं, आप प्रिसीजन से सर्जरी कर सकते हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं। तो यहाँ अगर जब सर्जरी की ज़रूरत हो, एथिकली, रैशनली, एज पर साइंस, तो ना करें तो उसके कहीं ज़्यादा दुष्परिणाम होंगे, इसकी कोई दो राय नहीं। इसका मतलब आपके कहने से कि सर्जरी कराना, और क्योंकि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो अब कराना सर्जरी सेफ है। और सर, रोबोटिक सर्जरी भी आप करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, जब स्पाइन में हमें फिक्स करना पड़ता है तो वहाँ मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है, क्योंकि आप बिल्कुल नर्व्स के और स्पाइनल कॉर्ड के पास काम कर रहे हैं, वहीं से जाना है। ख़ास तौर से गर्दन में अगर आपने जाना है तो एक तरफ स्पाइनल कॉर्ड है, दूसरी तरफ कुछ मिलीमीटर्स में ही वो मेन ब्लड वेसल है जो ब्रेन को सप्लाई करती है जी। तो अगर कुछ मिलीमीटर से इधर उधर हो जाए तो या स्पाइनल कॉर्ड जा सकती है या ब्रेन को ब्लड सप्लाई जा सकती है, नुकसान हो सकता है, कहने का मतलब। तो प्रिसीजन बहुत ज़रूरी है। और प्रिसीजन के लिए कई तरीके अपनाए गए हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि पहले, बट देखिए कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है बेहतर रिजल्ट्स आने के लिए। तो पहले कंप्यूटर नेविगेशन आया जिसमें नेविगेशन टेक्नोलॉजी से आप एक्यूरेटली डाल सको, पर उसमें भी ह्यूमन एरर का एलिमेंट रह जाता है। तो अगर आपका एक इफेक्टर आर्म रोबो के आर्म से जाता है, प्लान होके एक टेबल पे ही सीटी स्कैन हो जाता है और उसको रोबो में प्लान करके रोबो वहीं रुकता है जहाँ से स्क्रू को जाना है, और वहीं से स्क्रू जाता है। सामने आप देख पा रहे हैं स्क्रू कहाँ जा रहा है स्पाइन में, तो वो नेविगेशन टेक्नोलॉजी से। और साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड मॉनिटरिंग हो रही है जिसमें आप देख रहे हो कहीं भी स्पाइनल कॉर्ड पे, नर्व पे कोई भी असर आ रहा है, आपको तभी पता चल जाएगा। ये तो अलर्टनेस वाली बात हो गई, मुझे लगता है इसमें ज़्यादा परफेक्शन है फिर। तो साथ साथ एनेस्थेटिक टेक्नोलॉजी टेक्निक्स बढ़ गए, एक्सपीरियंसेस बढ़ गए, तो आज स्पाइन सर्जरी सेफ है। और ये जो मिथ है, जैसे कि आपने बात की, उसके बारे अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को आप सर्जरी बताओ टाइम पे नहीं कराते हैं, उसके बाद दिक्कत बढ़ जाती है और फिर सर्जरी के भी रिजल्ट्स नहीं ठीक आते, नहीं आ पाते। हाँ, तो जैसे आपने बोला विश्वास है ना, ठीक है, जहाँ विश्वास है वहाँ जाएं। बिल्कुल। पर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप 2 महीने की बीमारी में आप इंटरनेट पढ़ के और 4 डॉक्टरों से बात करके आप डॉक्टर नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है। तो जैसे आप खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो विश्वास से जाते हैं कि यहाँ खाना अच्छा यहाँ खाना स्वाद और अच्छा मिलेगा जी। पर ये देखा गया कि अक्सर लोग डॉक्टरों पे जाते हैं तो उनसे पहले उनकी इंटरव्यू लेने शुरू हो जाते हैं, ये कैसे बचाएंगे, ये कैसे करेंगे, ये क्या करेंगे, इसके लिए क्या, आप की होल सर्जरी क्यों नहीं कर रहे, आपने ये क्यों करना है। तो 4 जगह से बात करके नहीं। मेरी एडवाइस यही रहती है कि आपको जहाँ भरोसा है वहाँ जाके आप डॉक्टर को कोशिश ना करे बताने की कि कैसे करना है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है, वो अपनी तरह से आपकी तरह लिए बेस्ट करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये अगर जो ऐसे मरीज होते हैं उनको अल्टीमेटली रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर को छूट दे रहे हो, डॉक्टर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि अब वो डिलीवर कर पाए। टीम वर्क हो गया ना सर एक तरह से। बिल्कुल, हाँ, डिसीजन इन्फॉर्म्ड डिसीजन है। मरीज को सारा बता के कि ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जरूरी नहीं है आप में, मतलब हमने बात किया ना, वो भगवान है ना, 80% में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे शायद इस प्रॉब्लम, इस सर्जरी में 15% में आइडियल नहीं हो सकते, 5% में नहीं भी आराम है। जी जी। आपने बताया नहीं, बाद में मरीज आपको तंग करेगा, है ना। तो पेशेंट के साथ मिलकर डिसीजन मेकिंग, पर उतना ही ज़रूरी है कि अगर पेशेंट भरोसा रख के डॉक्टर पे छोड़े तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे।
तो मैं सभी व्यूअर्स को अपने ये कह दूं कि ये जो हैशटैग पुराने ज़माने की बात है कि स्पाइनल कॉर्ड को छेड़ना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भरोसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो किसी भी चीज़ को निगलेक्ट ना किया जाए, ये एक मिथ है। और अगर ज़रूरत है सर्जरी की तो आप ज़रूर करवाएं, आगे बढ़ें, क्योंकि जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है वैसे मेडिकल साइंस भी आगे बढ़ रही है। डॉक्टर साहब, अभी सुना है मैंने हाल फिलहाल, आप ही बेहतर बता सकते हैं कि आजकल सुना है कि हाइट जो है वो एक एज तक आप 2 इंच लंबी कर सकते हैं। पता नहीं क्या करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, वो थोड़ा बताइए ना। होता है ऐसे, मिथ है या क्या होता है? नहीं, मिथ नहीं है। हाँ जी। तो जो आपके मतलब टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें ना खाली स्पाइन को, हाँ। बट बोन्स में, हाँ। वो उसमें एक आर्टिफिशियल फ्रैक्चर क्रिएट करके अच्छा। उसको ग्रेजुअली डिस्ट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, तो वो धीरे 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 वहाँ पे बोन बनती जाती है और वो साइज बड़ा हो जाता है। सेफ होता है सर ये? हाँ, ये एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी कब से कितने, आप जैसे कॉमनली हाइट बढ़ाने के बजाय यूज़ किया जाता है जब एक पैर छोटा है एक बड़ा है ना, या किसी कारण से चोट के बाद आपका एक तरफ का पैर छोटा रह गया, ठीक है, तो लिम्ब लेंथ इनइक्वालिटी के लिए सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है। सर ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये जो आप कह रहे हैं कि बड़ा पुराना है, हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अभी हाल फिलहाल मैंने देखा स्कूल की बच्ची थी, यहाँ पे कुछ मैग्नेट्स लगाए हुए थे। हाँ, तो बोला है कि ये मेरी 2 इंच हाइट बढ़ गई, कुछ स्पाइनल कॉर्ड में, को पता नहीं क्या है, क्या होता है ये, मैं तभी वो आपसे पूछ रही हूँ, ऐसा कुछ होता भी है या नहीं होता? नहीं, ये टेक्नोलॉजी का मेरे को पता नहीं, पर ये बताना चाहूँगा कि देखिए हमारी सोसाइटी में जी बहुत कुछ है जी। बट कुछ है जो एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ, नॉलेज के साथ आया। जैसे कि कभी मतलब आयुर्वेदा इतनी डीप ब्रांच है, होम्योपैथी इतनी डीप ब्रांच है, उसी तरह कभी एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर को भी कहा जाता था ये ऐसे ही हो जाता है, बट अब वो पूरी साइंस निकली। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जो गलत इस्तेमाल करते हैं ना। अब एक उदाहरण दे दूं, जैसे कि अखबारों में पढ़ते होंगे कि स्टेम सेल दिया और वो इंसान नॉर्मल हो गया, पैरालाइज्ड इंसान, हाँ जी, चलने हाँ लग जी, गया, हाँ जी, है ना, हाँ जी। हर दूसरे दिन। हाँ। और ऐसे लोग फिर जब जो लोगों को स्पाइनल इंजरी वो पढ़ते हैं, वो डेस्परेट हो जाते हैं ये करवाने के लिए कि हमें भी करना है। हाँ, बट आज की डेट में अगर आप बाकी साइंटिफिक लिटरेचर देखें और सारे सोसाइटीज़ की पोजीशन स्टेटमेंट्स देखें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की वेबसाइट देखें, तो सब यही बताएंगे कि आज की डेट में ये सारा एक्सपेरिमेंटल है और इसमें कोई एविडेंस नहीं है कि ये सक्सेसफुल होता है ना। तो एक तरह एक डिवास्टेटेड इंडिविजुअल को गलत होप देना, वो पहले ही पूरी बीमारी में उसके पैसे सारे खर्च हो चुके हैं, खेत बिक गया, अब वो कहीं से घर बेच के ये करवाए और उसके बाद कोई फ़ायदा ना हो, तो वो आप सोच सकते हैं उनका साइकोलॉजिकल क्या हाल होता होगा। बहुत सही कह रहे हैं। इकोनॉमिकली तो डिवास्टेट हो गए, फिजिकली डिवास्टेट हो गए, हाँ साइकोलॉजिकली भी डिवास्टेट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कंट्रोल करना भी हम सबकी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। और एक अवेयरनेस फैलाना कि आप सही इलाज ही करवाएं, और उसके बारे इंफॉर्मेशन होती है जगह जगह, मतलब खास तौर से प्रोफेशनल सोसाइटीज़ की वेबसाइट्स में, तो उसके बारे जान के जरूर करवाएं। सर टूरिज्म सेक्टर बहुत बढ़ रहा है इंडिया का, अब बहुत बढ़ रहा है, तो होम स्टे भी शुरू हो गए हैं और ये अच्छी बात है, लोगों को इनकम हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन ना फिर उसमें वो एडवेंचर स्पोर्ट्स भी आ गए हैं। और जैसे हिमाचल जाते हैं तो कहते हैं पैराग्लाइडिंग करेंगे और बंजी जंपिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सीमा जी देखिए, इसमें दो मुद्दे, एक तो प्रेफरेंसेस पे जाना है ना, तो आज की जो यंग जनरेशन है उनको एडवेंचर चाहिए, पर सर प्रेफरेंस तो जिंदगी है। बट दूसरे सबसे
इम्पोर्टेंट मैसेज जो है, जी। हम तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे बात कर रहे हैं। हाँ जी। अगर हम भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में देखें, जितने लोग कार में ट्रैवल करते हैं, बैक सीट में कितने लोग सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं? बैक सीट में तो कोई नहीं करता, आगे तो जरूर करते आगे भी ट्रैफिक पुलिसमैन को देख लिया तो जल्दी से सीट बेल्ट लगाने की कोशिश की, बिल्कुल चालान से बचने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अपने आप को बचाने के लिए कितने लोग रिलीजियसली फॉलो करते हैं? आप बच्चों को आगे की सीट पे बैठे देखते हैं कार में, स्कूटर मोटरसाइकिल में आगे खड़े देखते हैं, बैठे देखते हैं। ये सब किसी भी डेवलप्ड कंट्री में अलाउड नहीं। सर, और सबसे बड़ी बात है, अपने सिर को बचाने के बजाय कोहनी बचाई जाती है, क्योंकि हेलमेट यहाँ होती है बिल्कुल, और ऐसे बिल्कुल, गाड़ी चल रही होती है। तो स्पेशल रिस्ट्रेंट्स होती हैं बच्चों की, तो ठीक है, जो अवेयरनेस होने की ज़रूरत है कि कुछ कानून बनते हैं, कुछ नियम बनते हैं, तो वो सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हर छोटी चीज़ में, ऊंचाई पे काम करते हुए, कार में ट्रैवल करते हुए, मोटरसाइकिल में जाते हुए, डाइव मारते हुए, स्पोर्ट्स खेलते हुए, स्विमिंग में डाइव मारते हुए, हम हर साल हमारे पास यंग लोग आते हैं जिन्होंने रिवर में शैलो एंड में डाइव किया और ज़िंदगी भर के लिए गर्दन से नीचे पैरालाइज्ड हो जाते हैं जी। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी अगर रूल्स फॉलो करें और सही जगह पे जाएं, जिन्होंने प्रॉपर गैजेट्स रखे हुए हैं जी, तो सेफ है। ठीक है, हाँ ठीक है, जो लोग जाते हैं वो एक्सेप्ट करके जाते हैं कि रिमोट पॉसिबिलिटी है कि कोई दुर्घटना हो, बट उससे ज़्यादा चांस है कि कार में सीट, पीछे की सीट में आपने सीट बेल्ट नहीं डाली हुई। ठीक है, आपने सुना होगा एक बहुत महान हस्ती, तो वो ट्रैवल करते हुए रोड पे बॉम्बे की तरफ, है ना, हाँ जी, आगे की सीट पे कार एक्सीडेंट में आगे इम्पैक्ट ज़्यादा होता, दोनों लोग बच गए क्योंकि सीट बेल्ट डाली हुई थी। पीछे की सीट में सीट बेल्ट नहीं डाली थी तो एयरबैग नहीं खुला, क्योंकि वो आगे दोनों कनेक्टेड है बच ना, गए। वो इंजन है, वो कनेक्टेड है कि अगर सीट बेल्ट बंधेगी तभी तो एयरबैग खुलेगा। इम्पॉर्टेंट मैसेज ये कि जो ज़्यादा कॉमन मीन्स है उसमें ही जब हम अपने समाज में अवेयरनेस नहीं फैला सक रहे हैं कि आप सेफ्टी प्रिकॉशंस का इस्तेमाल कीजिए। रोज़ बाहर सफ़ेदी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, किसी ने सेफ्टी हार्नेस डाली होती है, गिरेंगे नीचे, गिरेंगे झूले में ऊपर बैठे से होते नीचे। हैं सर, झूले में। तो और तो छोड़िए, कितने परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लाइफस्टाइल हेल्दी रखते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये चीज़ों के बारे अवेयरनेस क्रिएट करना कहीं कॉमन है। हाँ, एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाने का शौक है, जाएं, पर सेफ्टी रूल्स सारे फॉलो करें और उसी पे जाएं जहां आपको पता है कि ये प्रॉपर इक्विपमेंट, क्योंकि बहुत सारे हैं जो ऐसे ही शुरू कर देते हैं बिना प्रॉपर इक्विपमेंट, हाँ, हाँ, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी हाल ही एक स्टेट में 2 बच्चों की डेथ हुई, सुना मैंने। बास्केटबॉल के रिंग को पकड़ के लटकते हैं, पूरा ही गिर गया सर, पूरा गिर गया, हाँ, और डेथ हो गई, है ना। तो ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्रॉस ऑल स्टेक होल्डर्स, जी। हम सबकी। चलिए सर, आपसे काफ़ी हद तक तो मैंने पूछ लिया है, लेकिन आजकल जैसे जिम कल्चर चला है, बच्चे तो 10th 11th में ही जिम ज्वाइन कर दे रहे हैं, तो आपके पास जिम वाले बच्चे भी आते होंगे, आज ये खिंच गया, आज शोल्डर गिर गया, ये सब आते होंगे, आप रेकमेंड करते हैं कि बहुत? देखिए, फिर वो बात वहीं पे मुद्दे पे आ जाती है। ठीक है, जो शरीर के मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है जिसको स्ट्रांग रखना है हमें, ताकि फाउंडेशन तगड़ी हो, बुनियाद तगड़ी हो, ताकि बड़े बड़े झटके सह जाए, वो ये वेट ट्रेनिंग से नहीं स्ट्रांग होते। अच्छा। वो जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस से, जो कि हमारे बैक के एंड्योरेंस मसल्स को स्ट्रांग कर सकें, ये या बड़े बोन्स के एंड्योरेंस मसल्स को स्ट्रांग कर सकें, वो हैं जैसे वॉक हो गया, ट्रेडमिल हो गया, स्पोर्ट्स, एरोबिक्स, स्विमिंग, डांस, जॉग, रन, ये सारे हैं। मतलब घुटने के लिए साइकिलिंग हो गई, तो इनसे ये मसल स्ट्रांग होते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि 14 साल की उम्र में एकदम से शौक चढ़ता है कि चलो जिम जाते हैं, पीयर प्रेशर सर। और
कभी पहले जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइज की नहीं, मसल्स वीक हैं, जी सडनली जाके जोश में ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली। एक्सरसाइजेस के गोल्डन रूल्स हैं जो कि फॉलो करने, तो फिर वही नियम पे बात आ फिर गई, वही बात है आ ना। गई नियम। नियम बना हुआ है कि जब आप एक्सरसाइज शुरू करें तो पहले तो चेकअप करा लें कि आप फिट हैं उसके लिए कि नहीं, चाहे ट्रेनर करे चाहे डॉक्टर करे। उसके बाद ग्रेजुअली बिल्डअप करें, हल्के से शुरू करके ग्रेजुअली बिल्डअप करें। और वेट ट्रेनिंग से पहले अपने मसल्स को आप टोन अप करने के लिए जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस पहले शुरू कीजिए, जिनको हम वार्म अप एक्सरसाइजेस कहते हैं। वार्म अप कहते हैं, बट वार्म अप तो वार्म अप के लिए होती है ना, वो बुनियाद नहीं तगड़ी कर जी, सकती जी, है ना। हम कहते हैं जनरली अगर हम हर कोई अपनी लाइफस्टाइल में 4 किलोमीटर के वॉक या उतना ही ट्रेडमिल, स्पोर्ट्स, एरोबिक, स्विमिंग, डांस, जॉग, रन, कोई भी एक आदत पालें। जी तो जो नहीं करते तो कम से कम 6 हफ्ते पहले मसल्स को टोन अप करके फिर वेट ट्रेनिंग शुरू करें। जी और वेट ट्रेनिंग भी पहले वार्म अप आपने बोला, उसके बाद ग्रेजुअली बिल्डअप करें, उसके बाद कूल डाउन करें। यही बताते हैं ट्रेन, है ना। बट कई ट्रेनर भी जोश में ज़्यादा करवा देते हैं। तो लिसन टू योर बॉडीज कॉल, नॉट टू योर ओनली योर ट्रेनर। Very क्योंकि अगर कुछ खराब जा रहा है तो शरीर बताएगा, बिल्कुल बताएगा। पर उसको इग्नोर करोगे तो बाद में भुगतोगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं सर। अब ना ये नया जमाना आ गया, तो जैसे बच्चे जिम जाते हैं और पेरेंट्स जो हैं जो कभी जिम ही नहीं गए, अब वो पेरेंट हो गया आपका 50-55 साल का, अब बच्चे जो कह रहे हैं कि भाई हम आपकी जिम की फीस देंगे, पापा मम्मी जिम ज्वाइन करिए। तो आप क्या एडवाइस करते हैं किसी एक ऐसे इंसान को जिसने कभी जिंदगी में जिम ज्वाइन नहीं किया, 50-55 की उम्र के लोगों के लिए आप क्या एडवाइस करते हैं? देखिए, अगर रिस्क फैक्टर्स नहीं है, जैसे बताया कि अगर कोई महिला है जिसका अर्ली मेनोपॉज हुआ, डायबिटीज, थायराइड भी है, तो बोन्स वीक होंगी। ठीक। अगर रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं और ट्रेनर या डॉक्टर ने देख लिया कि कोई मेजर इशू नहीं है, जी अगर आप वॉक की हैबिट है तो आप जा सकते, नहीं है वॉक नहीं करनी तो जिम में ऑप्शन है, आप कार्डियो से शुरू करें। कार्डियो से आप ट्रेडमिल जेंटल से शुरू करें, इंक्लाइन में ना करें शुरू, ठीक। ग्रेजुअली बिल्डअप करें। और कोई भी कार्डियो को ग्रेजुअली बिल्डअप करके फिर हल्की वेट ट्रेनिंग से आप आगे। बट जो यंग लोग जो कर रहे हैं उनसे इंस्पायर होके उतना एकदम से ना करें, ग्रेजुअली बिल्डअप करें। जी ठीक है। महिलाओं में सर 40 के बाद क्या कैल्शियम लेना शुरू करनी चाहिए? पीरियड्स जब इरेगुलर शुरू होने हो जाएं, जब भी, तो कैल्शियम शुरू कर देना चाहिए, और जब रुक जाए तो वो बढ़ा देना होता है। और विटामिन डी? विटामिन डी तो इंडिया में 75% लोगों में विटामिन डी की कमी होती है जी। तो विटामिन डी अगर कम हो तो सप्लीमेंट करना चाहिए। वैसे कैल्शियम की जो टैबलेट होती है उसमें विटामिन डी होता है। हाँ, मतलब हमारे न्यूट्रिएंट्स भी ऐसे हैं जिसमें सप्लीमेंट होता है, बट अगर कम हो तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लेना होता है जी। ऑस्टियोमलेशिया प्रॉब्लम होती है कि बोन्स वीक हो जाती हैं क्योंकि कैल्शियम ठीक डिपॉजिट नहीं होता, प्रोटीन बेस ठीक भी हो तो। जी जी जी। अच्छा सर, अब ना एक सोते समय कैसा पोस्चर होना चाहिए हमारा, वो थोड़ा बताइए, जिसपे हमारी बैकबोन पे कोई उल्टा सोता है, किसी की आदत होती है सारे जीवन भर ही उल्टा सोते हैं, कोई साइड लेता है, और पिल्लो लेना चाहिए कि नहीं? एक्सपीरियंस के हिसाब से जी। किसी के सोने के पोस्चर को बदलने की कोशिश करो तो जनरली नाकाम रहेंगे क्योंकि वो सोने से पहले जैसे भी कोशिश कर ले, वीडियो देखेंगे तो सोते ही आधे घंटे में उसी पोजीशन में आ जाएंगे जिसमें यूज्ड टू है। ठीक कह रहे हैं। बट जनरल प्रिंसिपल्स जो हैं कि स्लीपिंग सरफेस ठीक होनी चाहिए। ओके। जो मैट्रेस है वो सैग नहीं करना चाहिए। ठीक है, कईयों को हार्ड मैट्रेस सूट करेगा, कईयों को सॉफ्ट सूट करेगा, कईयों को फर्म सूट करेगा, वो ट्रायल एंड एरर से देखना है। ये नहीं कि हर एक को हार्ड में ही लेटना है तो उनके दर्द बन जाएगी जब नहीं थी तो। इट डिपेंड्स अपॉन बॉडी टू बॉडी। प्लस स्लाउच करके नहीं लेटना। बहुत सारे लोग सोने से पहले स्लाउच करके टीवी देखेंगे, मोबाइल यूज करेंगे, लैपटॉप, ये नहीं करना जी। बाकी आप उल्टा सोएं, साइड में सोएं, आप बदल नहीं सकेंगे। बाकी पिलो
इन जनरल लोगों को बोल दिया होता है कि पिलो नहीं यूज़ करना। डॉक्टर साहब ने बोला पिलो नहीं यूज़ करना, उसके बाद मेरी दर्द बढ़ गई। अच्छा। आप कैसे सोते हैं? सीधा सोते हैं, साइड पे सोते हैं? मैं साइड पे सोता हूँ जी। साइड पे सोएंगे, पिलो नहीं होंगे तो गर्दन तो खींचेगी, आप खींचेगी, बिल्कुल है ना, खींचेगी। तो खींचेगी, 8 घंटे खींची रहेगी तो दर्द तो फिर आएगी, दर्द होएगी। है ना। तो ऐसा कोई गुड आपने देखना है, कोई रोबोटिक साइंस नहीं है इसमें। आपकी स्पाइन में जो कर्व्स हैं वो बने रहें, स्पाइन पे स्ट्रेच ना आए। साइड में सोते हैं तो इतना पिलो लेना है जितना बेड और सिर का डिस्टेंस पूरा करे। राइट। सीधा सोते हैं तो बहुत मोटा लेंगे तो भी वो स्ट्रेच आएगा। राइट। पतला लें, ठीक है, या अवॉइड करें, वो आपने देखना है जैसे आपको सूट करे। जी। तो बेसिक प्रिंसिपल्स सेम है, तो उसको जब आपसे कोई पूछे तो आपका हक है पूछना, क्यों डॉक्टर साहब ये क्यों, समझ के करना जरूरी। तभी हमने बोला ना, एजुकेशन, पेशेंट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पाइन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और अब एक बहुत ही अहम बात करनी है आपने और मैंने, जो कि है SCI डे। अब मैं अपने सारे व्यूअर्स को बता दूं कि 5 सितंबर को हम टीचर्स डे मनाते हैं। हमें स्कूल में भी यही बताया गया, हम स्कूल में जाते हैं, बड़े बच्चे टीचर्स बनते हैं, वो एक अपनी एक अलग बात है, वो भी मनाते हैं। लेकिन 5 सितंबर को एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे भी होता है, जिसके बारे में डॉक्टर साहब प्लीज़ बताइए। हमने 2 बातें शायद इस वार्तालाप में सीखी होंगी। एक तो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को बचाया जा सकता है, स्पाइन की प्रॉब्लम्स को बचाया जा सकता है, पर अगर हो तो एक साधारण जिंदगी में वापस आ सकते हैं। यस, इनफैक्ट आई हैव सीन देम डांसिंग, आई हैव सीन देम सिंगिंग, और क्या बढ़िया परफॉर्मेंसेस करते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि अंत नहीं है ये। आप अगर टूटे हैं तो बिखरना नहीं है, आपको समेटना है खुद को और एक नई शुरुआत करनी है। बिल्कुल। तो दूसरा दूसरी तरफ देख लीजिए, स्पोर्ट्स में जी, ओलंपिक्स में शायद कभी इतने मेडल नहीं लाए जितने व्हीलचेयर पैरालंपिक्स में इंडिया लेके आया गोल्ड मेडल्स, है ना। तो क्षमता है, इन पे तरस नहीं खाना जी, इनको एम्पावर करना है हमने, बिल्कुल एम्पावर करना है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत इन्हें हौसला बहुत देते काम हैं। कर रहे हैं वो, हाँ बहुत जी, हाँ मतलब उनका बहुत फोकस है इन लोगों को आगे ले जाने के लिए जी, और आगे बढ़ भी रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल कैपेबिलिटी बहुत है। बिल्कुल, बस सिर्फ उन्हें जागरूक करने की बात है कि टुगेदर वी कैन डू, क्या बोलते हैं सर, वो एक बड़ा प्यारा स्लोगन बोलते हैं, बताइए। अच्छा, वो SCI डे में आप कहते हैं ना, हाँ जी, हाँ वो जी, बताइए। यस वी कैन, श्योर वी विल। यस वी कैन, श्योर वी विल, बहुत अच्छी बात। हाँ, बहुत और ना खाली जागरूक करना, हमें अपॉर्चुनिटी देना, वो भी बहुत जरूरी है ना, कि इन लोगों का भी हक है साधारण जिंदगी में आ सकें, हाँ जी, जैसे कि हर नागरिक का है। तो अगर इनके लिए एक एक्सेसिबल एरिया की ज़रूरत है, मतलब एक्सेसिबिलिटी की ज़रूरत है, बसों में नहीं तो नहीं जा सकते, बिल्डिंग्स में नहीं जा सकते, तो ये पॉसिबल है। और ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज बिल भी है हमारा, जिसमें इन लोगों के लिए ये सारा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए है, हर बिल्डिंग एक्सेसिबल होनी चाहिए। तो इसके बारे ज़्यादा अवेयरनेस बस फैलाना, वो चाहे हमें सबको समझना चाहिए कि साल में एक दिन से नहीं, पर उसमें हम स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, लोगों को इग्नाइट कर सकते हैं, ताकि पूरे साल ये काम चलता रहे। राइट। बहुत सुंदर सर आपने बात बोली है। आप लेटेस्ट रिसर्च सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं उसके बारे में, खुद भी आप वेलनेस की बात करते हैं, और मेडिकल में जो कुछ भी लेटेस्ट हो रहा है आपकी फील्ड में, आप उससे अवगत रहते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले सालों में जिस तरह से रिसर्च हो रही है और सब कुछ हो रहा है, आप क्या देखते हैं फ्यूचर स्पाइनल कॉर्ड का? या फिर स्पाइनल कॉर्ड में क्योर के बारे बहुत बात की जा रही, काफ़ी देर से बात की जा रही है। अनफॉर्चुनेटली स्टेम सेल्स से प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, मतलब जो एनिमल्स में करते हैं, उसमें सफलता मिली, पर उसको ह्यूमन बीइंग्स में रेप्लिकेट नहीं कर पाए। तो इंसान प्रयत्न करेगा तो ज़रूर सफल तो होगा जी। और
थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज आजकल, फोकस, जैसे कि आपको सुना होगा कि वो अमेरिका में कंपनी, एलॉन मस्क की कंपनी, वो पैरालाइज लोगों को चलाने के लिए जी ब्रेन मशीन इंटरफेस, ब्रेन स्पाइन इंटरफेस पे काम कर रहे हैं। चाइना पे भी बहुत काम कर रहे हैं, जी हम भी काम कर रहे हैं। एपिड्यूरल स्टिमुलेशन से आप स्पाइनल कॉर्ड को स्टिमुलेट करते हैं और उनमें वो मूवमेंट की क्षमता लाते हैं। उसको अगर कंबाइन करें ब्रेन स्पाइन इंटरफेस से, ताकि आप सोचें कि मैंने चलना है, तो स्पाइन में एपिड्यूरल स्टिमुलेटर स्टिमुलेट होके वो चला सके आप। तो बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिसमें आगे फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है और हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है। और अभी आपने जैसे बातचीत में होप की बात की, विश्वास की बात की, तो होप कभी नहीं छोड़ना है, विश्वास रखना है, क्योंकि एक ऊपर वाला मालिक है जो हम सबको चला रहा है। अच्छा सर, अब हमने काफ़ी हद तक सब मैंने पूछ ही लिए हैं क्वेश्चंस, और अगर मैं ये कहूँ कि सारे पूछ लिए हैं तो भी नहीं है, क्योंकि इतने क्वेश्चंस हैं, आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। लेकिन अब फटाफट एक रैपिड फायर करते हैं, छोटे छोटे आंसर्स दीजिएगा इसके। बिल्कुल। आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? सोचना मुश्किल है, हाँ, बट अगर तो मैं ज़रूर समाज सेवा में एक सोशल वर्कर बनने की ज़रूर कोशिश करता, या मैं एक साइकोलॉजिस्ट होता। क्या बात है, बहुत सुंदर बात कही। अच्छा, आपकी जो सेकंड सेल्फ हैं मिसेस छाबड़ा, शी इज ऑल्सो अ रिनाउंड डॉक्टर। हाँ जी। आप घर पर डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए या घर पर केसेस डिस्कस करते रहते हैं? केस तो जो जो जहाँ कोई मैसेज मिलता हो या जहाँ हमें चैलेंज हो, हम आपस में डिस्कस तो ज़रूर करते हैं, बट हाँ, हम बिलीव करते हैं क्वालिटी टाइम में, ना खाली क्वांटिटी टाइम में, क्योंकि दोनों की बिजी लाइफ्स हैं। तो हम जब मिलते हैं, जब खाने की टेबल पे या जब हमें टाइम मिले, तो हम कुछ अच्छे मैसेजेस जो हमें मिले, जो किसी से सुना या ऑनलाइन देखा, वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। कुछ अच्छी चीज़ें जो हमें सीखने को मिली वो शेयर करते हैं। ऑफ कोर्स चैलेंजेस तो शेयर करते हैं और एक दूसरे से उसका ओपिनियन जरूर लेते हैं। जी, आपके लिए स्ट्रेस बस्टर क्या है, या मैं यूँ कहूँ कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? स्ट्रेस बस्टर मेरा दूसरा बेटा, मेरा पेट जोई। घर आता हूँ तो जब दो मिलाते हुए ग्रीट करता है। मेरी वाइफ जी, जो पूरी सपोर्टिव है। नहीं तो अगर सपोर्ट ना मिले तो वो स्ट्रेस क्रिएटर हो सकता है ना, तो बहुत बड़ा सपोर्ट है। उसके अलावा मैं जब पहले कभी स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि रखता था, स्टेट लेवल बास्केटबॉल में भी गया, थोड़ा म्यूज़िक बजाने का, मतलब सिंथेसाइज़र और कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेके, वो उसका शौक़ था। आजकल टाइम नहीं मिलता तो आउट ऑफ टच हूँ, बट हाँ, म्यूज़िक सुनना, बजाना, और जैसे कि बात की जो पैशन, जो अपने पेशेंट से रिलेट हो पाना, वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। फिल्में देखते हैं? मौका मिले तो, पहले काफ़ी देखा करता था। हाँ। अभी हाँ, वो एक स्ट्रेस बस्टर है, चाहे रात को 12:30 बजे, चाहे 1 बजे थोड़ी देर टीवी चला के देख के, वो भी मेरा एक स्ट्रेस बस्टर है। मूवीज़ देखना, हिंदी मूवीज़ बड़ी होती है, इंग्लिश छोटी होती है, तो उनको देख के याद आ। बट हाँ, पिक्चरों का भी काफ़ी इम्पैक्ट रहा है। अच्छी पिक्चरें जो मैसेज देती हैं, जो बनाई जाती हैं, उनके थ्रू भी बहुत अवेयरनेस क्रिएट किया जा सकता है। जी, उल्टा असर भी हो सकता है अगर उसका मैसेज ठीक ना हो। एक पर्सन विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की मूवी थी जो हमें लगा कि मैसेज शायद ठीक नहीं गया उसका, बट ठीक है, हर चीज़ का अपना इम्पैक्ट, हर अपनी सोच, उससे सीख जरूर मिलती है। लेटेस्ट मूवी कौन सी देखी सिनेमा हॉल में जाके वाइफ के साथ? ये सर, तो अब मैं आपसे ये नहीं, जब बेटा साथ था तो हम लोग कभी इकट्ठे सारे
अच्छा। थिएटर चले जाते थे। अब हमें जब टाइम मिलता है तो क्वालिटी टाइम आपस में बिताने की ज़्यादा कोशिश करते हैं जी। क्योंकि मूवी हॉल में तो वो डिस्ट्रैक्शन होती है। बिल्कुल। तो हाँ, कभी घर में स्क्रीन पे हम मूवीज़ देख लेते हैं जिनका इम्पोर्टेंट मैसेज हो। क्या बात है, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। और जो अपकमिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन अब होंगे, अपकमिंग जो सीख रहे हैं, न्यू डॉक्टर्स, कोई आप पीस ऑफ एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव देम, द यंग डॉक्टर्स? जो मेरे साथ रहते हैं वो जानते हैं कि मेरा जो मैसेज उनको होता है, कभी भी ये ना कोशिश करो कि एकदम से आप सफलता की सीढ़ी चढ़ जाओगे, मतलब वो एक्सपेक्ट भी नहीं करना। सफलता धीरे धीरे, जैसे आप अपने प्रोफेशन में और माहिर होगे एक्सपीरियंस के साथ, सफलता अपने आप आएगी। और सफलता आती है अगर आप पेशेंट के लिए भला सोचो तो। अगर आपका पेशेंट की भलाई हमेशा इंटरेस्ट में होती है तो जो पेशेंट ठीक होगा वही आपको और पेशेंट भेजेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं हमेशा देता हूँ कि पेशेंस रखो, टाइम दो और हमेशा पेशेंट की भलाई आप सोचो। आप जो इंडस्ट्री प्रेशर या पीयर प्रेशर में पढ़ के आप और जल्दी अमीर होने की या सफल होने की कोशिश में आप भटकना मत। बहुत सुंदर आपने बात कही। आप इतने बिजी रहते हैं, खुद की हेल्थ के लिए क्या करते हैं? कोशिश करता हूँ जी। कोशिश करता हूँ कि एक तो मेंटल हेल्थ की तो बात की हमने जी। बट पीछे थोड़ा कई कारणों के से वो इग्नोर हुआ, पर घर में एक ट्रेडमिल रखा हुआ है। जी। चाहे रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे फ्री हूँ, कोशिश करता हूँ कि थोड़ा टाइम उस पर बिताऊँ, सामने टीवी पे मूवी देखूँ, तो दोनों काम इकट्ठे हो एक जाते पंथ हैं। दो काज हो जाते हैं। एक पंथ दो काज हो जाते हैं। गाने, जैसे आपने कहा कि सिंथेसाइजर आप बजाते थे और म्यूजिक आपको पसंद है, तो किसके गाने आपको सुनना बहुत अच्छे लगते हैं और आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है सर? देखिए, अगर मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ उसके लिए अगर मैसेज देने के लिए गाना जो मेरा फेवरेट रहा मेरे पेशेंट्स के लिए और हमेशा उनको एनकरेज करता हूँ गाने के लिए, तो वो तो है हम होंगे कामयाब। क्या बात है। तो वो पर्सन्स विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए खास तौर से मैसेज है कि अगर आप लगे रहो तो आप एक दिन ज़रूर कामयाब होगे। और इसमें चलेंगे साथ साथ भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम से मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। सर 2 लाइन गुनगुना दीजिए प्लीज। सुनने के लिए मैं हेमंत कुमार जी का गाने बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा। गाया तो नहीं, बट सर 2 गाता भी लाइन हूँ तो थोड़ा प्रयत्न कर सकता हूँ। प्लीज प्लीज सर प्लीज। ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया, ना तुम हमें जानो। सर ताल में है, बिल्कुल ताल में है, बीट पे हैं आप, बिल्कुल एक बारी भी बीट से आउट नहीं हुए। बहुत सुंदर। और मैं यही चाहती हूँ सर कि जिंदगी ना एक गाने की तरह है, एक गीत की तरह है, और जिंदगी में उतार चढ़ाव तो सबके आते हैं, और आपसे बेहतर कौन बता सकता है। आप तो रोज लोगों को हील कर रहे हैं, देख रहे हैं उनको। तो ये जो उतार चढ़ाव आते हैं ना, ये आए, मैं तो कहती हूँ आए, लेकिन जिंदगी बेसुरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक गीत है। बिल्कुल, जैसे आपने गुनगुनाया। बिल्कुल। देखिए, जब तक उतार नहीं आएगा तब तक चढ़ाव की इम्पोर्टेंस का पता नहीं चलेगा। वाह वाह वाह। तो जिंदगी में उतार जरूर आते हैं, आएंगे भी, बट वहाँ हिम्मत नहीं हारनी। और जैसे आपने बोला गीत की तरह, उसमें चढ़ाव जरूर आएगा अगर आप लगे रहे उस पर। तो बस अपने सुर को पकड़ कर रखिए, जिंदगी के सुर को पकड़ कर रखिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। क्या बोलूं मैं, बहुत ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं है
धन्यवाद 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 सर। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे वार्तालाप करके इन चीज़ों के बारे, बहुत सारी चीज़ें आपने जो पूछी वो शायद घर जाके मैं दोबारा सोचूंगा उन पे। और आपके द्वारा अगर हम कुछ लोगों को सोचने के लिए हम उनको मतलब इंस्पायर कर सकें, राइट, और वो अपनी जीवन शैली बदल सकें और स्पाइन की प्रॉब्लम से बच सकें, या स्पाइन की प्रॉब्लम्स के बावजूद अगर वो साधारण ज़िंदगी में आ सकें, तो ये कुछ क्षण तो कुछ मतलब नहीं। हम इसी चीज़ के लिए हैं, यही हमारी फिलॉसफी है। तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी। आपसे मिलके भी बात करके भी बहुत अच्छा लगा, और लोगों तक पहुँचने में मदद मिली, वो भी बहुत अच्छा लगा। सर आप ऐसे ही सलामत रहें, और आप अपने हाथों से और अपनी वाणी से लोगों को हील करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। तो ये हमारा पॉडकास्ट रहा आज का। आपको कैसा लगा देखते हुए ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जैसे मैंने टीम वर्क की बात की, तो हमारी टीम ही तो है कड़क चाय विद आरजे सीमा वर्मा। इसको आगे बढ़ाना भी आपका फ़र्ज़ है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।